अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेक्चर मॉड्यूल नंबर 44 से 45 से शुरू करेंगे। 44 तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो 45 में हमारे पास जो टॉपिक शुरू हुआ है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी कुछ हिस्ट्री बताई गई है 45 नंबर मॉड्यूल में। तो सबसे पहले ये क्या कह रहे जी, 1940s और 1950s के जो हमारे पास कंप्यूटर थे वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं थे। वो क्या करते थे, वो एक ही काम को सरअंजाम करने के लिए बनाए जाते थे। यानी कि एक जो हमारे पास कंप्यूटर था वो जस्ट एडिशन के प्रोसेस करता था, एक कंप्यूटर जस्ट मैंने सब्सट्रैक्शन के अवामिल करता था। इस तरह हर कंप्यूटर का जस्ट एक ही टास्क होता था। तो उसको हम क्या कहते थे, वो हमारे पास उस कंप्यूटर की जॉब है, ठीक है। तो वो जस्ट एक ही काम के लिए बनाया जाता था। उसके बाद बैच प्रोसेसिंग क्या है जी, द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब्स बाय कलेक्टिंग दैम इन अ सिंगल बैच, द एग्जीक्यूशन दैम विदाउट फर्दर इंटरेक्शन विद द यूज़र। तो आज करके हमारे जो कंप्यूटर हैं वो तो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं ना, एक ही कंप्यूटर होता है वो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। और जो बैच प्रोसेसिंग है ये क्या जी, हमारे पास जितने भी काम हैं उनकी जो जिनको एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे पास बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। और उसके बाद जी हमारे पास क्या चीज़ आखिरी इज स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑब्जेक्ट, इन दिस केस जॉब आर ऑर्डर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यस, यानी हम कंप्यूटर को ये काम कह देते हैं कि ये काम अपने पहले करना है, ये बात करना है। जैसे हम जैसे जैसे टास्क देते जाते हैं वो काम करता जाता है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO इसका हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जस्ट वही चीज़ बताया कि पे रोल प्रोसेसिंग इन विच डेटा एंड ऑल प्रोसेसिंग डिज़ाइन एंड इस्टेब्लिश इन, वही चीज़ है जी कि एक काम आप कंप्यूटर को बता दें तो उसने स्टेप बाय स्टेप उस काम को करते जाना है। तो नेक्स्ट है जी ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जी। तो इसमें हमारे पास है जी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन विद यूज़र। तो आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़र से कोऑर्डिनेट करते हैं, यूज़र के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। इसको यूज़र कोऑर्डिनेशन कहते हैं या कोऑर्डिनेट विद यूज़र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दो चार एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि हमने एक कंप्यूटर को या किसी भी एक मशीन को कह दिया कि ये काम इतने टाइम में करना है, तो उसने उतने ही टाइम में करना है। जैसे हमारे पास ये जो मिज़ाइल होते हैं या रेडार, यहाँ भी दो एग्जांपल दी गई हैं। तो जब इनको एक टास्क दिया जाता है तो इन्होंने सेम उसी टाइम में इसको कंप्लीट करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे जी, जो हमारे ठीक है। उसके बाद इंटरेक्टिव सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो ये क्या कह रही है, अगर एक सिस्टम है वो जस्ट एक ही यूज़र की कमांड ले रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग जो है वो आसानी से हो सकती है। लेकिन यहाँ भी क्या कह रहे जी, तो पहले वक्त में तो ऐसे ही कंप्यूटर बनाए जाते थे जिसका जस्ट एक ही टास्क होता था, लेकिन वो कंप्यूटर हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे। तो हमारे पास अब क्या है, ईच मशीन हैड टू सर्व मोर देन वन यूज़र एट रिमोट टर्मिनल्स। उसके बाद ये टाइम शेयरिंग को हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास बेस्ड ऑन हिज प्रॉब्लम सच ऑपरेटिंग सिस्टम वर डिज़ाइन टू सर्व मल्टीपल यूज़र एट सेम टाइम। यानी कि हमारे पास एक ही यूज़र होता है, एक ही CPU होता है और मुख्तलिफ यूज़र को वो एक ही टाइम पे चला रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग। और उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है जी, जैसे कि आजकल कंप्यूटर हैं वो एक ही वक्त में बहुत से काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। वो साथ साथ प्रिंटर को भी चला रहे होते हैं, वो साथ साथ आपके कापी पेस्ट भी कर रहे होते हैं और मुख्तलिफ और प्रोग्राम साथ सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। तो अर्ली सिस्टम वाल एबल टू सर्व 30 यूज़र सिमिटेनियसली। तो जो हमारे पास पहले हमारे पास जो सिस्टम थे वो 30 यूज़र को एक ही वक्त में हैंडल कर सकते थे। उसके बाद मल्टीटास्किंग क्या है जी, टास्किंग क्या चीज़ है जी, वन यूज़र एग्जीक्यूटिंग सर्वल टास्क सिमिटेनियसली। तो और टू डे मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड इन अ सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। तो आजकल हमारे पास मल्टी टास्किंग ही कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है।
और उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट आगे 47 में भी वही चीज़ बताई गई जी। विद द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टिपिकल कंप्यूटर इंस्टॉलेशन वाज कॉन्फ़िगर्ड एज लार्ज सेंट्रल कनेक्शन एज न्यूमेरियस वर्क स्टेशन। तो यहाँ पे दो मेन टर्म्स हैं जी। एक है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग क्या होता है जी? मुख्तलिफ कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो प्रोसेसर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए उनको इस्तेमाल में लाना टाइम बैलेंसिंग कहता है, लोड बैलेंसिंग कहलाता है। यहाँ पे देखिए डायनामिकली अलोकेटिंग टास्क टू द वेरियस प्रोसेसर सो दैट ऑल प्रोसेसर आर यूज्ड एफिशिएंटली। तो इसको हम क्या कहेंगे? लोड बैलेंसिंग कहेंगे। इस तरह स्केलिंग के लिए हमारे पास क्या टर्म यूज़ होते हैं? स्केलिंग हम यूज़ करते हैं ब्रेकिंग टास्क इनटू नंबर ऑफ सब टास्क, यानी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में तकसीम कर देने के अमल को हम स्केलिंग कहते हैं। आगे जी मॉड्यूल 48 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू हुआ है जिसको हम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास सबसे पहले जो बड़ी टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यहाँ पे डेफिनेशन बताई गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग टास्क पार्टिकुलर टू द मशीन यूटिलाइजेशन, यानी कि मशीन को यूज़ करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की किस्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल है हमारे पास है जी स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम, प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और गेम्स, ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल हैं। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ काम करने के लिए जो उसको टास्क दी जाता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के आगे हमारे पास दो किस्में होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर हो गया ना जिनको हमने मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के लिए बनाया होता है, जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस वगैरह हो गए, या एक्सेल आप कर लें। तो ये चीज़ हमारे पास नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हो जाती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे मज़ीद दो अक़साम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए मददगार होती हैं, जैसे हमारे पास एंटीवायरस हो गया या इस किस्म के जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम यूटिलिटीज़ कहते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की मज़ीद दो अक़साम है, यूज़र इंटरफेस और कर्नल। तो यूज़र इंटरफेस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो डायरेक्ट यूज़र से कमांड्स लेते हैं और उनको आपस में कंप्यूटर के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं। उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। और कर्नल क्या चीज़ होती है? कर्नल कंप्यूटर में मेन चीज़ होती है जो मुख्तलिफ काम को सर अंजाम देने के लिए आर्डर जारी करता है। तो कर्नल को आने वाली मॉड्यूल में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपोनेंट्स में यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है? इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्शन रिक्वेस्ट बाय कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द यूज़र। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज़र के साथ लाजमी कम्युनिकेट करने वाला होना चाहिए। द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल द कम्युनिकेशन इज़ ऑफ्टन कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस किसको कहते हैं? जिसमें हमारे पास यूज़र के साथ कनेक्ट होता है हमारा कंप्यूटर और यूज़र से कमांड ले रहा होता है। तो हमारा जो पुराने कंप्यूटर होते थे वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? वो हमारे पास शेल्स इस्तेमाल करते थे यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। और आजकल के मॉडर्न सिस्टम में हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस GUI इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास माउस है जिसमें 2 से 3 बटन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड होता है जिनके ज़रिए से हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और वह हमारी कमांड ले रहा होता है। यहाँ पे देखें ये कर्नल है जी। कर्नल मेन चीज़ होती है, इसके साथ मुख्तलिफ यूज़र कनेक्ट होते हैं और यूज़र इंटरफेस। तो जैसे ही कोई यूज़र कमांड देता है वो डायरेक्ट कर्नल के पास जाती है और कर्नल अपने हिसाब से उसमें उसको एग्जीक्यूट करके यूज़र को रिप्लाई करता है। उसके बाद जी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स ही आगे बताया गया है जी। द इंटरनल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द कर्नल। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ आ गई, कर्नल जो हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है। तो इसके काम क्या होते हैं? इसके काम होते हैं जी फाइल को मैनेज करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को किस हिसाब से स्टोर करना है, उसकी फाइल्स या डायरेक्टरी वगैरह बनाना, ये सारे काम जो हैं वो कर्नल के होते हैं।
तो jobs is coordinates with the user machine mass storage facilitate more precisely the file manager maintain the record of files। तो ये सारे जो फाइल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड भी रखता है, तो उनको कहाँ का स्टोर करना है, ये सारे काम हमारे पास क्या कौन करता है, ये हमारे पास कर्नल काम करता है। A chain of directories within directories is called directory path। तो सारी वही चीज़ बताएगी है, ठीक है। स्टिल एन अदर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज़ द मेमोरी। तो कर्नल जो है वो कर्नल का एक अहम पार्ट जो है वो मेमोरी भी होता है। मेमोरी मैनेजर होता है, ठीक है, जो मेमोरी को मैनेज करता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर करनी है। जैसे वही चीज़ यहाँ पे इस मॉड्यूल में बताई गई है। उस बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो प्रोसेस ऑफ बूटिंग होते हैं उनको हम अब यहाँ पे रीड करेंगे। तो बूटिंग कौन सी चीज़ होती है? बूटिंग जब हमारा कंप्यूटर सबसे पहले शट डाउन, हमारे पास कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर को हमने ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए उसमें ऑलरेडी कंप्यूटर के पास एक प्रोग्राम तो होना चाहिए जिसकी मदद से उसने ऑन होना है। उसको पता तो होना चाहिए कि अब मैंने कैसे ऑन होना है, क्या करना है, तो कौन कौन किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। तो वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बूटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में हमेशा मौजूद होता है। अगर बूटिंग वाला प्रोग्राम हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे बताया कि इन शॉर्ट्स वी नीड अ प्रोग्राम टू प्रेजेंट इन मेन मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर फर्स्ट टर्न ऑन बट द कंप्यूटर वायलेट मेमोरी इज एरेज्ड ईच टाइम एंड मशीन टर्न ऑफ टू रिजॉल्व द डिलेमा। तो वही चीज़ बताएगी, जब कंप्यूटर बंद होता है तो उसको ऑन करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। इन जनरल पर्पज़ ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड अ प्रोग्राम बूट लीडर इज़ परमानेंटली स्टोर। तो ये मेन जो मशीन होती है उसमें परमानेंटली स्टोर होता है, इसको हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद ये हमारे पास है जी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले क्या चीज़ बता रहे, कोऑर्डिनेट मशीन एक्टिविटीज़। तो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट विद एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। तो इनके साथ ये कैसे जो है वो कोऑर्डिनेट्स करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में ये चीज़ बताई गई। तो प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? प्रोग्राम हमारे पास मुख्तलिफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्राम, और प्रोसेस है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। तो प्रोग्राम और प्रोसेस में ये मेन डिफरेंस है। और प्रोसेस में क्या होता है, द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम अंडर कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नाउन एज प्रोसेस। वही चीज़ है जो मैंने आपको डिफाइन कर दी है। उसके बाद 53 मॉड्यूल में यहाँ में बताया जाए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे बता रहा है द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इज हैंडल बाय स्केजुलर एंड डिस्पैचर विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल। तो कर्नल इन तमाम सिस्टम को जो है वो एग्जीक्यूट और प्रोसेस करता है, और ये तमाम रिकॉर्ड जो कंप्यूटर की मेमोरी में होता है उसको भी स्टोर करता है। कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर करनी है, ये सारा काम कर्नल के हिस्से में आता है। आगे क्या कहता है, टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसर द स्केजुलर मेंटेन अ ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेन मेमोरी कॉल्ड द प्रोसेस टेबल। उसके बाद प्रोसेस इज रेडी इफ इट इज स्टेट which is program is can continue, it is waiting if its progress is currently delayed। तो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम है, तो हमने उनको अगर इकट्ठा रन कराना है तो हमारे पास क्या चीज़ होती है, एक प्रोग्राम का हमने स्टॉप करवाना होता है, ठीक है। इकट्ठे प्रोग्राम तो हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, तो कौन से प्रोग्राम को स्टॉप करवाना है और कौन से प्रोग्राम को रन करवाना है, तो ये काम हमारे पास जो कर्नल होता है ये वो करता है, ठीक है। तो ये कैसे करता है, ये मुख्तलिफ इसमें तरीके मौजूद रहते हैं कि इसने कौन सा प्रोसेस पहले कराना है और कौन सा प्रोसेस बाद में करवाना है। तो यहाँ पे सारी ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद मॉड्यूल 54 में ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडलिंग कंपटीशन बिटवीन प्रोसेस।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, ठीक है। तो इसने डिसाइड करना होता है कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, ताकि कंप्यूटर की जो सिस्टम की रनिंग है वो मुतासर ना हो। तो यहाँ भी क्या कह रहे थी, इन हेयर वी आर यूजिंग द टर्म रिसोर्स इन बोथ सेंस इंक्लूडिंग द मशीन including the machine feral devices as well as features with the machine itself। तो मशीन जो है वो अपने आप से कोऑपरेट कर रही होती है। उसके बाद द फाइल मैनेजर allocates access to files as well and allocates mass storage space for the construction of new files। तो इसका काम साथ ये भी होता है कि कौन जो नई फाइल्स हैं उनको कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सी जगह पड़ी हुई है हमारे पास जहाँ पे हम नई फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। फाइल मैनेजर एलोकेट एक्सेस टू फाइल्स, तो मेमोरी मैनेजर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस। और उसके बाद स्केड्यूलर एलोकेट स्पेस इन प्रोसेस टेबल, डिस्पैचर एलोकेट्स टाइम स्लॉट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सिस्टम में मौजूद होती हैं। और यहाँ पे देखें हमारे पास एक रिसोर्स ए है, एक रिसोर्स हमारे पास एक रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 है। तो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी है। जब हमारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स 2 यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास जो प्रोसेस बी है वो यूटिलाइज़ हो रहा है, लेकिन जो ए वाला प्रोसेस है वो रिसोर्स 2 में वेटिंग के लिए है। ए वाला जो प्रोसेस है वो रिसोर्स 1 में यूज़ हो रहा है, जबकि बी वाला जो है वो वहाँ पे वेटिंग में होगा। आगे 55 मॉड्यूल में स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया जी। तो यहाँ पे क्या है जी, अ क्लियर फ्लैग वैल्यू 0 इंडिकेट्स दैट द प्रिंट। तो यहाँ पे स्मार्टफोन नहीं, सेमाफोर्स में बताया गया जी ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसे कि प्रिंटर होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, मुख्तलिफ डिवाइसेस हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती हैं एक सिस्टम में। तो कौन सी डिवाइस कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और इसको कब इस्तेमाल करना है, तो ये सारा काम हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से तय करते हैं। तो यहाँ पे बताया कि जी अगर एक चीज़ ऑलरेडी यूज़ में है और वो दूसरा काम नहीं कर सकती तो उसको हम 0 वैल्यू असाइन करेंगे, यानी वो हमारे पास ऑफ है। और अगर वो काम कर सकती है, जैसे हमारे पास अब प्रिंटर फ्री पड़ा हुआ है तो उसकी मदद से प्रिंटिंग कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 का मैसेज कंट्रोलर को देगी और कंट्रोलर उसको पैगाम भेज देगा कि आपने ये चीज़ प्रिंट करके देनी है। आगे डेडलॉक्स है जी, डेडलॉक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक ये वीडियो काफ़ी है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।